हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा राज्यसभा। इसकी पहले वीडियो में जो है हम लोकसभा टॉपिक को देख चुके हैं। आज का हमारा ये संसद का जो दूसरा अंग है राज्यसभा, इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं राज्यसभा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या जो है तो ये 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा की जो अधिकतम सदन की जो इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या है ये 250 निर्धारित की गई है। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 जो ये निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। वर्तमान में इसकी कितनी है? वर्तमान में ये 12 मनोनीत सदस्य हैं और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित इसकी संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राष्ट्रपति जो भी मतलब कि 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है तो वो ऐसे ही व्यक्ति होंगे जिनको कि साहित्य का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, कला का ज्ञान हो या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या कोई व्यवहारिक अनुभव रहा हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ही किया जाता है और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो है लोकसभा है इसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का जो है क्या इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है तो ये एक स्थायी सदन है, इसका जो है विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं तो उसके 1/3 सदस्य क्या है, ये प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर रिटायर हो जाते हैं, यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है तो वो 6 साल होता है राज्यसभा के। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए। और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो भी राज्यसभा का सभापति होता है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति वही होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य जो है रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसका जो है कार्य कौन करने लगता है? उपराष्ट्रपति करने लगता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर रहा होता है तो उसे उस समय क्या किया जाता है? राज्यसभा के जो सभापति के रूप में उसे वेतन और भत्ते जो मिलने होते हैं वो उसे नहीं दिए जाते हैं। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। जब वो राष्ट्रपति के पद पर जो है कार्य कर रहा होता है उपराष्ट्रपति, तो उसे जो है जो राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वही उपराष्ट्रपति को मिलने लगते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुन लेती है। राज्यसभा जो है तो वो अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति जो होता है वो अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करके देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत पद से हटा सकती है। और जबकि सभापति का पद क्या है? सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यदि जब राज्यसभा में सभापति जो राज्यसभा का होता है उसका पद यदि रिक्त है तो उपसभापति जो होगा वो क्या करेगा? वो उसके पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। जैसे जब भी मतलब कि कोई उपराष्ट्रपति को हटाना हो और उसके हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे।
राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। जो भी मतलब राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उनकी जनसंख्या के वो अनुपात में ही दिया जाता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, ऐसी भी बात की गई थी। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। ये 312 अनुच्छेद 312 के तहत ये अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन किया गया, तो ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। इसमें लोकसभा का जो है कोई मतलब कार्य नहीं रहता है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 जो दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में यहाँ पर शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची जो है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यह राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से जो है क्या है 2/3 बहुमत से कोई ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो क्या संसद उस पर विधि बना सकती है, परंतु यह वास्तव में 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। यहीं पर अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की स्थिति में जो आपातकाल की समाप्ति के कितने पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। वहीं पर अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ जो संधि अथवा समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है किसको, संसद को, अनुच्छेद 253 के तहत। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। देखते हैं पहला क्वेश्चन है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। ये कितनी 250 निश्चित की गई है राज्यसभा, जिसमें कितने हैं 12 मनोनीत होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने जो है 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा व 8 संघीय क्षेत्रों जिसमें 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से, 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य क्या है राष्ट्रपति द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य क्या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 81 के उपखंड का एवं खा के अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ये मुख्य निर्वाचन झगड़ों का निर्णय नहीं करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी वो उसके जो है सभी नियंत्रण करता है, बाकी झगड़ों का जो है निर्णय नहीं करता है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। इसमें राष्ट्रपति भी तो होते हैं संसद में, केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं,
तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं तो ये राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा के विषय में सही बताना है। पहला स्टेटमेंट है यह भंग नहीं की जा सकती है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि राज्यसभा जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये इनकरेक्ट है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। थर्ड स्टेटमेंट है इसकी प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। यहाँ पर सही पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। और इसके सदस्यों की कम से कम आयु कितनी 30 ईयर्स होनी चाहिए, ना कि 25 ईयर्स होनी चाहिए। और कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। करेक्ट है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। उसका कारण आ रहा है उसकी यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, इसके सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखते हैं नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं कब तक? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं राज्यसभा को। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो ये जो है समाप्त होने का कोई विषय नहीं है राज्यसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका अधिकार उपयुक्त में से जो है यहाँ ना ही राष्ट्रपति को है, ना सर्वोच्च न्यायालय को है, ना उपराष्ट्रपति को है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है सही है? पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, करेक्ट है, तो राइट आंसर तो यही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, और साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। नेक्स्ट राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा को जो है भंग ही नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो किसी के द्वारा नहीं, राष्ट्रसभा जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये कितने किए जाते हैं? 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिनको क्या साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए। नेक्स्ट राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने? राज्यसभा में 12 सदस्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए जो कूट है उससे सही उत्तर चुनिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जो है उस राज्य की नहीं बल्कि जो है भारत में उसे किसी भी राज्य की कहीं भी जो है किसी भी राज्य की मतदाता सूची में उसे पंजीकृत होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई भी जो है राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर ना होना चाहिए। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन।
ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्या मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के बाद संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे परिवर्तित इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है कि जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये 30 ईयर्स है। नेक्स्ट है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो वो कौन थी, नरगिस दत्त थी। भारत की प्रथम अभिनेत्री राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी नरगिस दत्त। उनका कार्यकाल रहा था 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक। और ये जो जयललिता जयराम ये राज्यसभा सदस्य रही थी 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही थी। और वैजयंती माला रही थी कब, 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में से थी। देविका रानी चौधरी जो थी ये वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री बनी थी। कौन, देविका रानी। इनका नाम जो है कभी कभी जब एग्जामिनर को याद आ जाता है पेपर सेटअप करने वाले को तो पूछ लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। बताना है संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, संबंध में जो है विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा है सही नहीं है। बी स्टेटमेंट, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस पर क्या करेगी, विधि बनाएगी। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव ये पारित होने के उपरांत संसद बना सकती है, ना कि केवल राज्यसभा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है जिसके लिए एक संकल्प हो। तो लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। दूसरा है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी स्टेटमेंट है जो है तो राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति में मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इसे पारित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो ये करता है कौन, अनुच्छेद 249। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं होती है। बिल्कुल है, यदि धन विधेयक है तो राज्यसभा इसको ना तो अस्वीकार करेगी और ना ही संशोधित करने की इसमें कोई शक्ति निहित नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। बिल्कुल है। थर्ड स्टेटमेंट, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है कि राज्यसभा जिनसे कितने
14 डेज के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने हेतु स्वतंत्र है। और यदि राज्यसभा 14 डेज के भीतर यदि यह राज्यसभा 14 डेज के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अतः क्या है, राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या स्वीकार करने की कोई शक्ति भी नहीं जो है इसे प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 113 के खंड 2 के अनुसार जो अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उससे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 डेज के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। ऐसा कुछ नहीं जो है, यह स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसका कारण है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। यही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड 2 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को स्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा यहाँ पर प्रदत्त किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो पहला स्टेटमेंट है धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये इसकी जो है लोकसभा की या अनन्य शक्तियां हैं। बाकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना तो ये संसद का काम है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है और संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा क्या है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 जो बहुमत है, इससे क्या है पारित, जो इसके द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। अतः क्या होगा, जो ये आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं होने के कारण यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। बाकी दूसरा है संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इससे तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकेगी जब तक निचले सदन का उसमें विश्वास बना हुआ, अर्थात लोकसभा मंत्रिपरिषद को
क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर इसे हटा सकती है। और संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, न कि केवल राज्यसभा को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं। पहला है, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ये कार्य है किसका, संसद का। ये कर सकती है संसद। दूसरा है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसकी एक्सप्लेन जो है अभी हम देख ही चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये कौन करता है, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो ये एक नई अखिल भारतीय सीमाओं के सृजन हेतु संस्तुति करने के लिए राज्यसभा के जो है अनन्य अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सीमा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सीमाओं जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित करते तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये आता है कौन, नई अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन करना। देखते हैं नेक्स्ट है, राज्य की जो है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। ये है संविधान के संशोधन करने के विषय में। संविधान के संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। देखते हैं नेक्स्ट यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। देखते हैं क्या होगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 75 के खंड 3 के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो राज्यसभा में जो है पराजित होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो यह इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। भाषाएं किसमें रखी गई हैं, 8वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में रखे गए हैं। संघ और राज्यों की भी शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व देखते हैं। यहाँ पर ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब आंसर कुछ और था, हम देखते हैं करंट का। तब किसको प्राप्त, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को प्राप्त था। और वर्तमान में जो है तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं। जबकि तमिलनाडु में कितनी है, 18 है। महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है। गुजरात में 11 है। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। और वर्तमान में जो ये राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के समूह है कौन, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश 11 सीटें, उड़ीसा एवं राजस्थान में 10 सीटें, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5 सीटें, पंजाब, असम एवं तेलंगाना में 7 सीटें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी जो है दिल्ली में 3 सीटें और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी में कितनी, यहाँ पर प्रत्येक में 1-1 सीट है। देखते हैं नेक्स्ट राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इनकी जो है एक्सप्लेन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी है,
वर्तमान में 11 है, पहले थी 18। मध्य प्रदेश में 11 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में कितनी है 16 है, गुजरात में 11 है सीटें, और महाराष्ट्र में कितनी है, ये महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है 31 है, पहले थी 34। पश्चिम बंगाल में कितनी है 16 है, कर्नाटक में 12 सीटें हैं। तो इनको जोड़कर जो देख लीजिए किसका योग जो है प्राप्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, उनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यही बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पहला वाला ही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में जो है 16 सीटें नहीं है। देखते हैं मध्य प्रदेश में जो है कितनी सीटें थी। मध्य प्रदेश में जो है ये 16 सीटें नहीं है। मध्य प्रदेश में सीटें थी कितनी 11। पूर्व में 16 थी और वर्तमान में कितनी है 11। तो यही वाला सुमेलित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। एक तरफ राज्य दिए हुए, एक तरफ राज्यसभा में उनके स्थान दिए हुए हैं, तो इसको भी हम अभी देख ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर भी एक तरफ जो राज्यों के नाम और एक तरफ राज्यसभा में सीटें दी हुई हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर ये झारखंड में कितनी 6 सीटें हैं, उत्तराखंड में 3 है, छत्तीसगढ़ में 5 है और पंजाब में कितनी 7 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें भी देखते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो राजस्थान में 10 है, गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 है और पंजाब में कितनी 7 सीटें हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, यहाँ गुजरात में कितनी 11 सीटें हैं। राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है गुजरात में कितनी है 11 है, कर्नाटक में कितनी है 12 है, केरल में 9 है और उड़ीसा में कितनी है 10 है। यहाँ पर ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जा रही है। यहाँ पर ये राज्यसभा में सीटों की बात की जा रही थी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है राज्य। एक तरफ राज्य दी हुई, एक तरफ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, तब थी 18। आंध्र प्रदेश में विभाजन के पश्चात राज्यसभा में उसके लिए सीटों की निर्धारित संख्या कितनी 11 की गई तथा शेष 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हुई हैं। यही पहला वाला ही सुमेलित नहीं है, जो कि आंध्र बाकी उड़ीसा में 10 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 है और महाराष्ट्र में 19 है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो ये सबसे कम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की। और वर्तमान में जो है तो ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए की सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार है। कितने, छत्तीसगढ़ से 5, हिमाचल प्रदेश से 3, झारखंड से 6 एवं जम्मू कश्मीर से कितने 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उस सदन के सदस्य ही तो होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। आर्टिकल 89 खंड 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु आर्टिकल 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि आर्टिकल 66 के खंड 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या हैं, भाग लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष है, ये उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये जो राज्यसभा का सदस्य होता है ये उसका अध्यक्ष नहीं होता है। कौन होता है? इस राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो इसका क्या है? सदस्य नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो वह कौन? राज्यसभा का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो वो होता है कौन? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के चेयरमैन है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं यही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, क्योंकि वही राष्ट्रपति है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम जो हुआ था तो ये हुआ था 1952 में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संसद के दो सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनका सर्वप्रथम इसका गठन कब? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है? तो वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे संसद का पार्ट 3 कार्य संचालन एवं जो है उसकी विधायी प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।